आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत विषय पर। संस्कृत की शुरुआत कहाँ से करें। संस्कृत ऐसा आसान विषय है कि जिसको आप एक टॉपिक के माध्यम से समझ लेंगे कि शुरुआत कहाँ से हमको करनी है, क्या पहले आना चाहिए और उसमें क्या हमको समझना है, क्या संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में कुछ समानता है या एकदम भिन्नता है। जो अंग्रेजी पढ़े हैं उनको संस्कृत में क्या कॉमन देखना है कि ये चीज़ें संस्कृत से मैच कर रही हैं। तो आइए हम एक छोटे से संस्कृत की शुरुआत के लिए एक टॉपिक पर आ जाते हैं और देखते हैं कि संस्कृत को हमको किस तरह देखना है और कितनी आसान संस्कृत है। आइए हम कुछ शब्द ले रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी की और उसके आगे हम लिख रहे हैं संस्कृत और फिर इसके आगे आगे आपका अंग्रेजी। हम लगभग तीन ही भाषाओं में सामान्य रूप से बात करते हैं, देखते हैं इन तीनों में समानताएं क्या हैं ये देखना है। इसके बाद आपको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी संस्कृत की तरह दिखने लगेगी, संस्कृत हिंदी की तरह दिखने लगेगी। कहने का मतलब ये तीनों ही चीज़ें कुछ जगह कॉमन है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दिए राम, तो यहाँ पर संस्कृत में वो शब्द बनता है राम और यहाँ इंग्लिश में राम वैसे ही लिख दिया जाता है। अब अगर कोई अनुवाद की शुरुआत आप करते हैं संस्कृत को समान रूप से सीखने के लिए, पहले हम छोटे छोटे अनुवाद पे आते हैं और अनुवाद की एक प्रक्रिया बन जाएगी जो सामान्य अनुवाद होगा। उसके बाद हम फिर और बृहत रूप में जाएंगे। तो आप पहले छोटा सा देखिए, जैसे हमने लिख दिया हिंदी में राम, संस्कृत में राम हुआ, फिर यहाँ पर राम हो गया। और एक शब्द अगर हम ले लें कोई, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हाथी, यहाँ लिख दिए हैं गजह, यहाँ उसी का एलिफेंट हो जाता है। कहने का मतलब वही हाथी है, वही गजह है, वही एलिफेंट है। तो ये तीनों चीज़ें कॉमन हैं। अब हमको क्या देखना है, जैसे अगर कह दिया गया राम जाता है, एक छोटा सा वाक्य हम लिख लिए राम जाता है। अब इसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, ये कैसे बनेगा उस पर अभी आपको नहीं जाना है। अभी आप समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। राम जाता है और हम यहाँ लिख दिए रामः गच्छति। और यही अगर इंग्लिश में अगर हम चलें तो हो जाएगा राम गोज, राम गोज। अब यहाँ देखिए ये हिंदी हो गया, ये संस्कृत हो गया, ये इंग्लिश हो गया। अब जब अनुवाद सीखते हैं तो हिंदी में इसी को जब हिंदी की प्रक्रिया समझाई जाती है तो हिंदी के ग्रामर में समझाया जाता है कि ये कर्ता है, ये समझाया जाता है ये क्रिया है। अगर वही इंग्लिश के सिखाने वाले कोई हैं तो वो समझाएंगे कि राम को कहेगा वो सब्जेक्ट है और ये कहेगा वर्ब है, ठीक। लेकिन जो ही हम संस्कृत पर आएंगे तब यहाँ पर भी सेम चीज़ है। इसका मतलब अब संस्कृत वाला अगर कोई बात करेगा तो कहेगा राम जो है ये शब्द रूप है। क्या नाम इसका, शब्द रूप, ये शब्द का रूप है। चलिए यहाँ पर फिर है ये धातु रूप है। तो कुछ चीज़ें समानता दिख गई। क्या समानता दिख गई, अगर हिंदी में बात किया जाएगा तो हिंदी में वही शब्द कर्ता है, इंग्लिश में वही सब सब्जेक्ट है और संस्कृत में वही शब्द शब्द रूप है। फिर आ जाइए, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्रिया कहेंगे, इंग्लिश में वर्ब कहेंगे और संस्कृत में क्या कहेंगे, धातु रूप। तो राम जाता है, रामा गच्छति, राम गोस, ये तीनों चीज़ें लगभग लगभग कॉमन हैं। अब क्या ध्यान देना है, अब फिर हमारे हैं थोड़े से अगले टॉपिक पे। अगर हम यहाँ लिख दिए पहले हिंदी, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो जिसका इंग्लिश रहा होगा वो समझने में उसको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब देखिए अभी हम समझाए हैं कि हिंदी में उसी को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता।
और संस्कृत में उसी को शब्द रूप कहते हैं, और इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर चलिए आइए, अगर दूसरा देखा जाए तो कर्ता के साथ बार बार क्या बोला जाता है? क्रिया। हिंदी में उस क्रिया नाम देते हैं, लेकिन जैसे संस्कृत में आ जाएंगे, उसी क्रिया को जो धातु रूप है वह हिंदी में क्रिया के नाम से जानी जाती है, संस्कृत में धातु रूप के नाम से जानी जाती है, और ज्यों ही हम इंग्लिश में आएंगे वह वर्ब के रूप में बन जाता है। तो एक कॉमन चीज़ समझ में आ गई क्या? कि हिंदी वाले कर्ता क्रिया के नाम से जानते हैं, संस्कृत वाले उसी को शब्द रूप और धातु रूप के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश वाले आते हैं वो उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। सबका अपना अपना नियम कानून है।